हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीएड कोर्स में। मैं डॉक्टर नीलिमा आज इस वीडियो में चर्चा करूंगी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 के विषय में। अगर आप बीएड के सिलेबस के हिंदी ट्रांसलेशन चाहते हैं या बीएड के नोट्स के वीडियो चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हैं, जिससे कि आपको मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस मिल सकें। तो आइए शुरुआत करते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968, जिसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कहा जाता है। सबसे पहले हम देखेंगे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति है क्या। तो वह नीति जिसके आधार पर संपूर्ण राष्ट्र की शैक्षिक गतिविधियों का संचालन होता है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहलाती है। अर्थात ऐसी नीति, ऐसी योजना होती है, ऐसी पॉलिसी होती है कि जिसमें कि शिक्षा के स्तर पर क्या होना चाहिए, शिक्षक कैसे होने चाहिए, शिक्षा की संरचना क्या होगी, पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों जैसे प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च शिक्षा, कृषि, स्त्री शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, इन सब से संबंधित क्या क्या कार्य किए जाने चाहिए, क्या क्या कार्य किए जाएंगे, इन सब का विस्तृत विवरण रहता है। शिक्षा पे कितने खर्च किए जाएंगे इत्यादि का विवरण रहता है और उसी के आधार पर संपूर्ण राष्ट्र की शैक्षिक गतिविधियों का संचालन होता है। इसे ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहते हैं। तो जैसा कि हमने पहले 2-3 वीडियो में देखा कि जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ तो भारत में शिक्षा में सुधार के लिए सबसे पहले राधाकृष्णन आयोग बना, जिसने केवल उच्च शिक्षा की बात की। मुदालियर आयोग बना, जिसने माध्यमिक शिक्षा की बात की। किंतु जब कोठारी आयोग बना तो कोठारी आयोग ने प्राथमिक स्तर से लेकर उच्च स्तर तक के कृषि, अनुसंधान, इंजीनियरिंग, स्त्री शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा इत्यादि के बारे में विस्तृत सुझाव दिया, जिससे कि देश की शिक्षा व्यवस्था में सुधार किया जा सके। और जो कोठारी आयोग ने सुझाव दिए तो इनसे शिक्षा में बहुत प्रगति भी हुई, किंतु इनके सभी सुझावों को लागू नहीं किया जा सकता था। और भारतीय समाज की आवश्यकताएं हैं, उसके अनुरूप शिक्षा का पुनर्निर्माण अभी भी आवश्यक था। इसलिए केंद्र सरकार द्वारा कोठारी आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर 24 जुलाई 1968 में पहली भारतीय शिक्षा नीति की घोषणा की गई। अर्थात कोठारी आयोग ने जो सुझाव दिए थे उसी को आधार बनाकर, उसी के आधार पर भारतीय सरकार ने 24 जुलाई 1968 में पहली भारतीय शिक्षा नीति की घोषणा की। कोठारी आयोग की रिपोर्ट पर आधारित इस शिक्षा नीति के महत्वपूर्ण बिंदु इस प्रकार हैं। इसे हम संक्षिप्त में समझने का प्रयास करेंगे कि कोठारी आयोग ने जो सुझाव दिए थे उसके आधार पर जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी 1968, उसके महत्वपूर्ण बिंदु क्या थे। सबसे पहले शिक्षा को राष्ट्रीय महत्व का विषय बताया गया। शिक्षा द्वारा लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास, राष्ट्र का आधुनिकीकरण, आर्थिक विकास, सामाजिक परिवर्तन, उत्पादन में वृद्धि एवं व्यावसायिक उन्नति किया जा सकता है। सबसे पहले शिक्षा क्या है, हमारे देश के की जो शासन व्यवस्था, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था, तो उसके जो मूल्य हैं उसका विकास करना शिक्षा का सबसे पहला उद्देश्य होता है। इसके बाद देश का आर्थिक विकास, देश के की सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन, व्यावसायिक उन्नति, उत्पादन में वृद्धि इत्यादि को शिक्षा के उद्देश्य बताए गए। नेक्स्ट जो है वो है शिक्षा का उत्तरदायित्व, अर्थात जो शिक्षा संचालित होगी हमारे देश में उसका उत्तरदायित्व किसका होगा। तो इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शिक्षा की व्यवस्था करना केंद्र और राज्य सरकारों का संयुक्त उत्तरदायित्व घोषित किया गया और कहा गया कि केंद्र द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति का निर्धारण किया जाएगा तथा राज्य उसके अनुसार शिक्षा की को नियोजित करेगा। अर्थात केंद्र जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति का निर्धारण करेगा, केंद्र जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाएगा, उसके आधार पर राज्य अपने कोई भी राज्य सरकार है वो अपने राज्य में शिक्षा की योजना बनाएगा और उसके अनुसार संचालित करेगा। नेक्स्ट है कि कोई भी योजना को क्रियान्वित करने के लिए क्या चाहिए होता है, पैसा चाहिए होता है, अर्थ चाहिए होता है। तो शिक्षा का व्यय हर साल बजट बनता है और उसमें किस मद में कितना खर्च होगा ये निर्धारित किया जाता है। तो ये तय किया गया है कि शिक्षा पर केंद्रीय बजट का 6% खर्च करने का
खर्च किया जाएगा। इसके पश्चात निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। तो सभी जानते हैं कि हमारे संविधान में कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उन्हें निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी, प्राथमिक शिक्षा। तो संविधान के अनुच्छेद 45 के अनुसार 6 to 14 ईयर्स की आयु के सभी बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी तथा अपव्यय एवं अवरोधन को रोकने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। तो इस शिक्षा नीति में भी ये जो संविधान में वर्णित है निःशुल्क अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसे सभी तक पहुंचाने, सभी को सुलभ कराने की बात कही गई। अब शिक्षा में किसका स्थान होता है महत्वपूर्ण? अध्यापक का। अध्यापक के बिना हम शिक्षा व्यवस्था की कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो अब इस नीति में अध्यापकों के विषय में कहा गया, उनके वेतन, उनके प्रशिक्षण के विषय में, कि सरकारी गैर सरकारी सभी शिक्षकों को राष्ट्रीय वेतनमान अर्थात एक सी सैलरी, सेवा शर्तें, जीपीएफ, बीमा, पेंशन का लाभ मिले। शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय एवं शिक्षा में शोध को बढ़ावा दिया जाएगा जिससे शिक्षा के स्तर को उन्नत किया जा सके। तो शिक्षा के स्तर को उन्नत करने के लिए सबसे पहले शिक्षकों की स्थिति को भी ध्यान देना आवश्यक है। इसमें कहा गया कि सभी शिक्षकों को एक समान वेतनमान दिया जाएगा, उन्हें सेवा शर्तें, बीमा, पेंशन इत्यादि का लाभ दिया जाएगा और शिक्षा में शिक्षक प्रशिक्षण, टीचर्स ट्रेनिंग को महत्व दिया जाएगा और शिक्षा में शोध को भी बढ़ावा दिया जाएगा। नेक्स्ट जो है वो शिक्षा संरचना, कि शिक्षा की संरचना क्या होगी। तो इसमें संपूर्ण देश में 10+2+3 शिक्षा संरचना लागू की जाएगी। 10 मतलब जो 1 to 10 क्लास होता है और जो 12 है 11-12 वो, और 3 वर्ष की स्नातक शिक्षा। तो इस तरह से जो इस शिक्षा नीति में बताई गई शिक्षा संरचना वो 10+2+3, जिस पर कि अभी भी हमारी शिक्षा व्यवस्था चल रही है। नेक्स्ट है माध्यमिक शिक्षा का विस्तार एवं उन्नयन, मतलब माध्यमिक शिक्षा के विस्तार के लिए इसमें क्या सुझाव दिए गए। इस शिक्षा नीति में आवश्यकता एवं मांग के अनुसार माध्यमिक शिक्षा उपलब्ध कराने, आगामी 10 वर्षों में इसे निःशुल्क बनाने, साथ साथ गुणात्मक सुधार एवं व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था करने की बात कही गई। अर्थात जिन जगहों पर माध्यमिक शिक्षा की मांग है वहां पर माध्यमिक शिक्षा उपलब्ध कराई जाए और अगले 10 वर्षों में इसे निःशुल्क बनाने का प्रयास किया जाएगा। और अक्सर देखा जाता है कि जब संख्या बढ़ती है पढ़ने वाले छात्रों की तो शिक्षा की क्वालिटी में गिरावट आती है। तो जो माध्यमिक शिक्षा है उसमें गुणात्मक सुधार किया जाए तथा माध्यमिक शिक्षा को व्यावसायिक शिक्षा से जोड़ दिया जाए, उसमें व्यावसायिक शिक्षा भी शामिल किया जाए, जिससे कि जो छात्र माध्यमिक शिक्षा ग्रहण करके आगे नहीं पढ़ पाते तो वो अपने जीवन में उसके आधार पर जीविकोपार्जन कर सकें। नेक्स्ट है त्रिभाषा सूत्र, क्योंकि शिक्षा देने के लिए फिर भाषा की आवश्यकता पड़ती है कि बच्चों को किस भाषा में शिक्षा दी जाए। तो इसमें कहा गया इस शिक्षा नीति में कि माध्यमिक स्तर पर त्रिभाषा सूत्र लागू किया जाएगा, जिसके अंतर्गत मातृभाषा, कोई भारतीय भाषा अथवा अंग्रेजी तथा एक राष्ट्रीय अथवा अंतर्राष्ट्रीय महत्व की भाषा का अध्ययन करना होगा। तो जनरली त्रिभाषा सूत्र में 3 भाषाएं ही आती हैं, एक मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा और अंग्रेजी या फिर कोई आधुनिक भारतीय भाषा। अब जो नेक्स्ट है प्रतिभा खोज, हमारे देश में अभी भी है कि जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं उनके शिक्षा के लिए उन्हें कुछ सुविधाएं दी जाती है, क्योंकि कभी कभी कोई निर्धन बच्चे भी प्रतिभाशाली होते हैं और पैसे की कमी के कारण वो नहीं पढ़ पाते, तो सरकार उनकी सहायता करती है। भिन्न भिन्न क्षेत्रों में अध्ययन या काम करने वालों की प्रतिभा की परख जल्दी ही की जाएगी। होते हैं एग्जाम होते हैं ना कॉम्पिटिटिव, जिसमें कि उनका चुनाव करके उन्हें विभिन्न जगहों पर पढ़ने के लिए भेजा जाता है और उनके पूर्ण विकास के लिए प्रेरणा और प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। अभी भी नवोदय विद्यालय के लिए एग्जाम होते हैं और उसमें बच्चों का चयन करके फिर उन्हें उनके शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। नेक्स्ट है भाषाओं का विकास, राष्ट्रीय महत्व की सभी भाषाओं के शिक्षण की व्यवस्था की जाएगी तथा उनके विकास पर जोर दिया जाएगा। राष्ट्रभाषा हिंदी का प्रचार किया जाएगा तथा संस्कृत की शिक्षा के लिए उचित कदम उठाए जाएंगे।
अर्थात जितनी भी भाषाएं जो राष्ट्रीय महत्व की हैं उन भाषाओं में शिक्षण की व्यवस्था की जाएगी और हिंदी का प्रचार किया जाएगा। नेक्स्ट जो है कार्यानुभव एवं राष्ट्रीय सेवा। 10 वर्ष की स्कूल की शिक्षा में कार्यानुभव को अनिवार्य बनाया जाएगा, जिससे शिक्षा का उत्पादन से संबंध स्थापित हो सके। बच्चों में सामाजिकता एवं चरित्र निर्माण हेतु समाज एवं राष्ट्र सेवा को अनिवार्य बनाया जाएगा। अर्थात जो 10 वर्षीय स्कूली शिक्षा है यह कार्यानुभव पर आधारित होगी, करके सीखने पर आधारित होगी। नेक्स्ट है विश्वविद्यालय शिक्षा। विश्वविद्यालय शिक्षा के विकास के लिए छात्रों की प्रवेश संख्या, पुस्तकालयों, प्रयोगशालाओं, अंशकालीन एवं पत्राचार पाठ्यक्रम चलाने, पाठ्यक्रमों का पुनर्गठन करने, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान के मानक स्टैंडर्ड सुधारने, कर्मचारियों की संख्या सुनिश्चित करने, योग्य छात्रों को प्रवेश देने तथा कुलपति के पद पर प्रशासनिक अनुभव प्राप्त शिक्षाविदों की नियुक्ति करने की बात कही गई। तो इस शिक्षा नीति में विश्वविद्यालय शिक्षा के लिए, उसके सुधार के लिए, उसकी गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही गई। जैसे कि छात्रों की प्रवेश की संख्या भी कितनी होगी वो कही गई, पुस्तकालय, प्रयोगशालाएं होनी चाहिए, अंशकालीन पत्राचार पाठ्यक्रम होने चाहिए, पाठ्यक्रम का पुनर्गठन हो, जो शोध है, रिसर्च है, उसको भी उसके स्टैंडर्ड तय किए जाएं, और जो कुलपति होते हैं उनमें प्रशासनिक अनुभव प्राप्त शिक्षाविद की नियुक्ति की बात कही गई। अब विद्यालय शिक्षा तो हो गई, प्राथमिक, माध्यमिक और विश्वविद्यालय। अब कृषि, तकनीक एवं इंजीनियरिंग की शिक्षा। इस शिक्षा नीति में कहा गया कि प्रत्येक राज्य में एक कृषि विद्यालय की स्थापना, व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा स्तर को ऊंचा करने तथा मांगों के अनुसार औद्योगिक संस्थाओं को विकसित किया जाएगा। अर्थात हर एक राज्य में एक कृषि विद्यालय की स्थापना की जाए। चूंकि हमारा देश कृषि प्रधान देश है, इसलिए लोगों को कृषि के तरीकों, नए नए उसमें हो रहे आविष्कारों के विषय में भी परिचित कराना अत्यंत ही आवश्यक है। अब जो नेक्स्ट कहा गया इस शिक्षा नीति में, शैक्षिक अवसरों की समानता। इसमें कहा गया कि सभी बच्चों को, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, स्थान, लिंग के हों, किसी भी आधार पर उन्हें उनके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा और सभी को शिक्षा के समान अवसर प्राप्त किए जाएंगे। और ये हमारे मौलिक अधिकारों में भी है, समानता का अधिकार। अर्थात सभी को समान मानकर सभी को एक समान सुविधाएं दी जाएंगी। और इसमें विशेष करके ग्रामीण एवं पिछड़े क्षेत्रों में सुविधाएं बढ़ाने की बात कही गई, जिसमें एसटी, एससी, ओबीसी और माइनॉरिटी वर्ग के बच्चों की शिक्षा पर विशेष ध्यान देने की बात कही गई। साथ ही विशिष्ट बालकों के लिए अलग से विद्यालय स्थापित करने की भी बात कही गई और निर्धन छात्रों को छात्रवृत्तियां दी जाएगी, ऐसा उसमें प्रावधान रखा गया। नेक्स्ट है पुस्तकों का उत्पादन, क्योंकि बिना पुस्तक के तो हम शिक्षा व्यवस्था को चला नहीं सकते। बहुत ही उससे पुस्तक ही शिक्षा व्यवस्था को बढ़ाने का एक माध्यम है, ज्ञान को प्रदान करने का एक माध्यम है। तो जब अगर शिक्षा बढ़ेगी, शिक्षा का विस्तार होगा, संख्या बढ़ेगी, तो उस अनुपात में पुस्तकों का उत्पादन भी आवश्यक होता है। तो इसमें कहा गया इस शिक्षा नीति में कि प्रोत्साहन तथा पारिश्रमिक की उदार नीति द्वारा श्रेष्ठतम लेखकों को आकर्षित करके पुस्तकों की गुणवत्ता में सुधार किया जाए। अर्थात जो पुस्तक लिखते हैं लेखक, उन्हें प्रोत्साहन देने के लिए और पारिश्रमिक की उदार नीति द्वारा उन्हें आकर्षित किया जाए, जिससे कि वो क्वालिटी युक्त पुस्तक लिखें और पुस्तकों की कीमत कम रहे, जिससे कि सभी निर्धन छात्र भी इसे खरीद सके और साथ ही पुस्तकों को जल्दी जल्दी ना बदला जाए। तो इससे पहले क्या होता था कि एक सबसे बड़ा भाई या बहन है, उसने जो बुक खरीदी उससे उसके अगर छोटे जितने भाई बहन है पढ़ लेते थे, और जिससे कि जो निर्धन छात्र हैं उन पर अतिरिक्त पुस्तक खरीदने का बोझ नहीं पड़ता था। तो इसलिए ये भी कहा गया कि पुस्तकों को जल्दी जल्दी बदला ना जाए। नेक्स्ट कि परीक्षाएं कैसी होंगी। तो परीक्षाओं के महत्व को कम करके आंतरिक एवं सतत मूल्यांकन पर जोर दिया गया और कक्षा 10 के बाद सार्वजनिक परीक्षा हो, श्रेणी के स्थान पर ग्रेड दिए जाएं। अर्थात अभी जैसे मैट्रिक की परीक्षा होती है ना, कि इसके पहले जो भी परीक्षाएं होती है वो विद्यालय स्तर पर होती है और कक्षा 10 के बाद सार्वजनिक परीक्षा होती है, जो 10th की परीक्षा, मैट्रिक की परीक्षा
कहा जाता है और उसमें कहा गया कि श्रेणी के स्थान पर ग्रेड दिए जाएं, जैसे फर्स्ट सेकेंड थर्ड होता है ना, वो नहीं, ग्रेड दिए जाएं, A, B, C जो भी हो। नेक्स्ट है साक्षरता तथा प्रौढ़ शिक्षा। विद्यालयी शिक्षा के साथ साथ तकनीकी, विज्ञान इत्यादि की शिक्षा के बाद प्रौढ़ शिक्षा की भी बात इस शिक्षा नीति में कही गई। इसमें कहा गया कि प्रजातांत्रिक संस्थाओं में सहभागिता बढ़ाने, उत्पादन एवं कृषि को गति देने अर्थात राष्ट्रीय विकास की गति को तीव्र करने के लिए निरक्षरता को समाप्त करना आवश्यक है। किसानों एवं स्वरोजगार हेतु युवा वर्ग के प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी। सार्वजनिक पुस्तकालय खोले जाएंगे। अर्थात राष्ट्र कब विकास करेगा, राष्ट्र के विकास की गति तीव्र कब होगी, जब सारे लोग देश के उत्पादन में सहभागी होंगे और इसके लिए उनका साक्षर होना आवश्यक है। तो कृषि कैसे करें, उसके तकनीकों को, और कृषि के अलावा भी कई तरह के लघु रोजगार हैं जिन्हें कि वो अपना सकते हैं, लेकिन ये कब होगा, जब वो पढ़े लिखे होंगे और सरकारी योजनाओं को समझेंगे, उनकी जानकारी दी जाएगी, वो उसे समझेंगे तभी। तो इसलिए इस शिक्षा नीति में प्रौढ़ शिक्षा पर भी जोर दिया गया, जिससे कि जो किसान हैं, बेरोजगार युवक हैं, जो निरक्षर हैं, जो सरकारी योजनाओं को नहीं समझ पाते, तो उन्हें शिक्षा दी जाए, जिससे कि उनका भी विकास हो, उनका आर्थिक विकास हो और राष्ट्र के विकास की गति भी तीव्र हो। इसके लिए कहा गया कि सार्वजनिक पुस्तकालय भी खोले जाएंगे। अब नेक्स्ट है अल्पसंख्यकों की शिक्षा। इस शिक्षा नीति में कहा गया कि अल्पसंख्यकों के अधिकारों को सुरक्षित रखने तथा उनकी शैक्षिक उन्नति के लिए यथासंभव प्रयास किया जाएगा, अर्थात उनके अधिकार को सुरक्षित रखने की बात कही गई। नेक्स्ट है अंशकालीन तथा पत्राचार पाठ्यक्रम। विश्वविद्यालय स्तर पर अंशकालीन शिक्षा तथा पत्राचार पाठ्यक्रम का बड़े पैमाने पर विस्तार होना चाहिए तथा इन पाठ्यक्रमों को पूर्णकालिक पाठ्यक्रम के समान ही मान्यता मिलनी चाहिए। जैसे सभी लोग हैं वो रेगुलर कोर्स नहीं कर पाते हैं उच्च शिक्षा के लिए, बहुत लोगों को पढ़ाई बीच में छोड़ के उन्हें नौकरी करनी पड़ती है, तो ऐसे लोगों के लिए अंशकालीन शिक्षा या पत्राचार पाठ्यक्रम के विस्तार की बात कही गई और इसे भी वही मान्यता होगी जो कि रेगुलर कोर्स को होती है। नेक्स्ट है भारतीय समाज का आधुनिकीकरण। तो प्रत्येक स्तर की शिक्षा, जिसमें प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च स्तर एवं प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों के द्वारा भारतीय समाज का आधुनिकीकरण किया जाएगा। विज्ञान तकनीकी का प्रयोग उत्पादन में वृद्धि के लिए किया जाएगा और भारतीय संस्कृति की सुरक्षा की जाएगी। तो भारतीय समाज का आधुनिकीकरण कब होगा, जब सारे लोग पढ़े लिखे होंगे और वो उत्पादन में, देश के विकास में सक्रिय भूमिका निभाएंगे और भारतीय संस्कृति की सुरक्षा की भी बात कही गई। तो इस तरह से ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी, यह जो 1968 में घोषणा की गई, जब ये घोषित हुई तो इस पे कई प्रतिक्रियाएं हुई। होता है कि कोई भी विचार या कोई भी योजना बनती है तो हर लोगों का अलग अलग दृष्टिकोण होता है। कुछ को वो योजना अच्छी लगती है, कुछ को उसमें खामियां दिखाई देती हैं। तो ये इस पर भी, इस शिक्षा नीति पर मिश्रित प्रतिक्रियाएं हुई। कुछ ने तो इसका स्वागत किया तो कुछ ने इसकी आलोचना की। और इस शिक्षा नीति ने जो भी हो, पर ये जो शिक्षा नीति थी 1968 की, इसने राष्ट्र की शिक्षा प्रणाली को एक स्पष्ट दिशा प्रदान करने का प्रयास किया और इस नीति के फलस्वरूप एक लंबी अवधि तक राष्ट्र की शिक्षा व्यवस्था का विकास होता रहा। तो इससे पहले जो भी आयोग बने थे उन्होंने सुझाव दिया था कि हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए। हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था चाहे वो माध्यमिक स्तर की हो, विश्वविद्यालय प्राथमिक स्तर, उसमें इस तरह के सुधार किए जाने चाहिए। और इन सुझावों के बाद कोठारी कमीशन को आधार मानते हुए इस शिक्षा नीति को तैयार किया गया और इसी के आधार पर हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था चलती रही। तो आज यहीं तक।